तो दोस्तों, हीरे को परखना हो तो अंधेरे का इंतजार करो। सूरज की रोशनी से तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम है स्टडी इन दीप्स एम्पायर में। तो आप मेरे साथ क्लास 10th की साइंस पढ़ रहे हो और हम 2 चैप्टर कर चुके हैं। आज हम करेंगे तीसरा चैप्टर। तो बिना टाइम गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चैप्टर 3 है हमारा धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। तो धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इससे पहले आप अम्ल क्षार लवण मेरे साथ चैप्टर 2 में पढ़ चुके हो। तो चलिए ये देखते हैं कि क्या होता है धातु। और ये सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो धातु है इसके जो भौतिक गुणधर्म होते हैं वो क्या होते हैं। इन पदार्थों के भौतिक गुणधर्मों की तुलना करके समूह में अलग अलग करना सबसे आसान होता है। जो इनके भौतिक गुणधर्म होते हैं, इनकी अगर हम भौतिक धातु और अधातु की भौतिक गुणधर्मों को की तुलना करें तो ये क्या होता है, सबसे आसान होता है। ठीक है, तो धातुओं के एग्जाम्पल हम सबसे पहले देखेंगे। जो हमारा आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक, ये क्या है, सब आसानी से मिलने वाली क्या है, हमारी धातुएं हैं। ठीक है, और जो धातु का सबसे पहला हम गुणधर्म पढ़ेंगे वो है, धातु अपने जो शुद्ध रूप में सतह क्या होती है, इसकी जो है चमकदार होती है। यानी अगर हम धातु को नॉर्मली देखेंगे तो इसकी जो सतह होगी वो कैसी होगी, चमकदार होगी। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। तो अगर आपसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ ले कि धात्विक चमक क्या होती है, तो धात्विक चमक क्या होती है, धातु जो शुद्ध रूप में होती है तो उसकी जो सतह चमकदार दिखती है, उसी को क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। और इसके बाद जो इसका गुणधर्म है वो है कि धातु जो सामान्यतः कठोर होती है। प्रत्येक धातु की कठोरता क्या होती है, अलग अलग होती है। ये यहाँ पे इन्होंने क्रियाकलाप दे रखे हैं, लेकिन मैं आपको वीडियो में क्रियाकलाप नहीं करा सकता हूँ क्योंकि क्रियाकलाप बहुत बड़े हो जा रहे हैं। मैंने एक वीडियो बना के देखी थी तो 2 घंटे की वीडियो बन रही है, तो इतना आप भी नहीं झेल पाएंगे। इसलिए हम इसकी सीधे सीधे हेडिंग देखेंगे। ठीक है, और जो इसका तीसरा गुणधर्म है वो हम क्या कर सकते हैं कि धातुओं को पीट पीट कर पतली चादर बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम इसको पीट पीट के क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, पतली चादर में बदल सकते हैं। इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, इस गुणधर्म को कहते हैं अधात वर्ध्यता। क्या कहते हैं, अधात वर्ध्यता। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे जो है कि सबसे अधिक जिसको हम बहुत ज़्यादा पतला कर सकते हैं वो है सोना और चांदी। ठीक है, और इसीलिए जो हमारी चांदी होती है ये क्या होती है, विद्युत की सबसे अधिक सुचालक होती है। ठीक है, सबसे तीव्र विद्युत किस में से गुजरती है, चांदी में से गुजरती है। ठीक है, और अगला इसका गुणधर्म है धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। यानी हम किसी तार को कितना लंबा खींच सकते हैं, उस गुणधर्म को कहते हैं तन्यता। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, यानी हम सोने को सबसे ज़्यादा खींच सकते हैं। ठीक है, इतना बहुत ज़्यादा उसको पतला कर सकते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम जो सोना होता है, 1 ग्राम, सिर्फ 1 ग्राम, ठीक है, सोना जो है 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है सिर्फ 1 ग्राम सोने से। ठीक है, तो आप खुद सोचिए 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम होता ही कितना है, पहले तो आप कभी एस्टिमेट भी नहीं कर पाओगे इतना। ठीक है, अधात वर्ध्यता का तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जाते हैं। ठीक है, हम उसके आकार कैसे देते हैं, उसकी तन्यता के अकॉर्डिंग देते हैं और अधात वर्ध्यता के अकॉर्डिंग देते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगला हम इसका जो गुणधर्म देखेंगे वो है कि धातु क्या होती है, हमारी ऊष्मा की सुचालक होती हैं। जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, ऊष्मा की सुचालक। अब सुचालक क्या होता है, सुचालक मतलब होता है कि इनमें ऊष्मा जो है इनसे आगे या इनमें से पार निकल जाएगी, यानी ये ऊष्मा इनमें इधर उधर पार हो सकती है। ठीक है, धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं तथा इनका जो गलनांक होता है, गलनांक क्या होता है, गलनांक वो पॉइंट होता है जहाँ से कि हमारी धातु क्या होती है, पिघलने लगती है। ठीक है,
बहुत अधिक होता है, इनका जो गलनांक होता है वो बहुत अधिक होता है। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। जो सिल्वर और कॉपर हैं ये क्या है, ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। ठीक है, इनकी तुलना में लेड तथा मरकरी ऊष्मा के क्या है, कुचालक हैं इनकी तुलना में। ठीक है, वैसे ये कुचालक नहीं है लेकिन इनकी तुलना में ये क्या है, कुचालक हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं कि जो हमारी धातु होती है ये क्या विद्युत की भी चालक होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये समझने के लिए एक क्रियाकलाप ले रखा है, ये आप क्रियाकलाप देख सकते हैं। तो इसमें हमने मेनली क्या कर रखा है, बैटरी से हम बल्ब जला रहे हैं तो हमने ये कर रखा है कि जो वायर है उसके बीच में एक जगह पे धातु का टुकड़ा रख दिया है। तो जब हम इस टुकड़े से इस वायर को टच करते हैं तो क्या होता है कि हमारा बल्ब जलने लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि धातुएं क्या होती हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं। यानी इनमें से विद्युत क्या होती है, आर पार जा सकती है। आर पार जाने का मतलब कि इनसे हम विद्युत का स्थानांतरण कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि अधातु क्या होती है। तो जो हमारी अधातु होती है वो धातुओं की तुलना में क्या होती है, कम होती है। यानी हमारी धातुएं ज़्यादा हैं हमारे यूनिवर्स में और अधातुएं कम है। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये क्या है, हमारे अधातुओं के एग्जाम्पल्स हैं। और हमारा ब्रोमीन क्या है, ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में होती है। ब्रोमीन क्या है, ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में होती है। ये मेन पॉइंट है, इसको आप जरूर नोट कर लेना। ब्रोमीन क्या है, ऐसी अधातु है, अधातु है। ठीक है, जो कि द्रव अवस्था में होती है। इसके अलावा सारी जो अधातुएं होती हैं वो किस अवस्था में होती है, ठोस के रूप में होती है या गैस के रूप में होती है। और अब चलिए ये देखते हैं कि हम धातु और अधातु के भौतिक हमने गुणधर्म तो देख लिए, ये देखते हैं कि अब इनमें अपवाद क्या हैं। हम इनको सिर्फ धातु और अधातु इनके भौतिक गुणधर्म के हिसाब से नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको ये जानना जरूरी है कि इनके रासायनिक गुणधर्म क्या हैं। तो वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि इनमें अपवाद क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला अपवाद यह है कि मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं क्या होती हैं, कमरे के ताप में ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसमें हमने देखा था कि गलनांक क्या होता है, सभी का बहुत अधिक होता है, लेकिन गैलियम सीजियम का गलनांक क्या होता है, बहुत कम होता है। यदि आप अपनी हथेली पर इन दोनों धातुओं को रखेंगे तो ये क्या होंगे, पिघलने लगेंगे। यानी इनका गलनांक इतना कम होता है कि हमारे हाथ के टेम्परेचर को भी नहीं सह सकते हैं। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि जो हमारी आयोडीन है वो अधातु होते हुए भी चमकीली है। हमारा आयोडीन नमक को अगर हम धूप में रख देंगे तो क्या लगती है, हमको चमकीली लगती है। ठीक है, तो ये क्या है, इसके अपवाद चल रहे हैं अभी, ये भी अपवाद है। जबकि हमारा अधातु चमकने का कोई गुणधर्म रखते नहीं है। ठीक है, और तीसरा जो इसका गुणधर्म ये अपवाद है कि कार्बन ऐसे अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान होती है। प्रत्येक रूप को अपरूप कहते हैं। हीरा कार्बन का ही एक अपरूप है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है एवं इसका गलनांक क्या है, गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होता है। तो ये इसका गलनांक क्वथनांक बहुत अधिक होता है, जबकि अधातुओं का गलनांक क्वथनांक क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, कार्बन एक अन्य अपरूप ग्रेफाइट विद्युत का क्या है, सुचालक है। जबकि एक इसका अन्य अपरूप किसका, कार्बन का, क्या, ग्रेफाइट, वो क्या है, विद्युत का सुचालक है। सुचालक है मतलब आप समझ रहे हो क्या है, वो उसमें से विद्युत जा सकती है। लेकिन ये क्या है, हमारा अधातु है, इसमें से विद्युत तो जानी नहीं चाहिए थी, तो इसलिए ये क्या है, इस नियम का अपवाद है। ठीक है, और जो इसका एक अपवाद ये है कि जो हमारी क्षारीय धातु होती है जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये क्या होती हैं, इतनी मुलायम होती हैं कि उनको हम चाकू से भी काट सकते हैं। अब आप खुद ही बताओ कि धातु को कोई चाकू से काट सकता है, नहीं काट सकता ना। तो ये तो इसका अपवाद हो गया। ठीक है, इसके जो घनत्व और गलनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। तत्वों और उसके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अधिक स्पष्टता से हम धातुओं एवं अधातुओं को क्या कर सकते हैं, इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो अब हम यही देखेंगे कि इनका वर्गीकरण हम रासायनिक गुणधर्मों के अकॉर्डिंग करेंगे। क्यों, क्योंकि भौतिक गुणधर्म के अकॉर्डिंग हमने किया था, लेकिन उसमें क्या हो गए, इतने सारे अपवाद आ गए हैं। ठीक है, तो अब चलिए इसमें हम ये देखते हैं कि अधिकांश हमारी अधातुएं क्या करती हैं, ऑक्साइड प्रदान करती हैं। ठीक है, हमारी जो अधातुएं होती हैं वो क्या करती हैं, ऑक्साइड प्रदान करती हैं, जो कि जल में घुलकर क्या करते हैं, अम्ल बनाते हैं। ऑक्साइड क्या होता है, जिसमें कि हमारा
ओ एच मिलता है हमको, एच प्लस मिलता है जिसमें, ठीक है, जिसमें क्या मिलता है, एच प्लस मिलता है, वो ऑक्साइड होता है। वहीं क्या होता है कि हमारा अधिकतर धातुएं, अधातुएं क्या हैं, वो ऑक्साइड प्रदान करती हैं, और जो अधातुएं हैं वो क्या करती हैं, क्षारकीय ऑक्साइड प्रदान करती हैं। कैसी, क्षारकीय, यानी उसमें क्या मिलेगा हमको, ओ एच माइनस मिलेगा। ठीक है, ये हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि क्या होता है क्षारकीय, क्या होता है क्षारकीय ऑक्साइड, क्या होता है। ठीक है, अब चलिए इनकी क्या करते हैं, रासायनिक गुणधर्म देखते हैं। ठीक है, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म हम जानने के लिए पहले इसमें से कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लीड, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम। इनको हम मेन मान के इनके रासायनिक गुणधर्मों को क्या करेंगे, देखेंगे, किसके, धातु और अधातुओं के। ठीक है, धातुओं का वायु में दहन देखते हैं कि धातुओं को हम वायु में इनको जला सकते हैं या नहीं जला सकते हैं। चलिए, इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, वो ये है कि जो लगभग सभी धातुएं, ठीक है, क्या, धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या करती हैं, संगत धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या करेंगे, जो हमारी संगत धातु होगी उसके साथ क्या करेंगे, ऑक्साइड बनाएंगे, यानी धातु प्लस हम उसके साथ ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, धातु का ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, वो ये है कि जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड देता है। क्या देता है, काले रंग का कॉपर ऑक्साइड देता है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा Cu2Cu, Cu मतलब कॉपर, ठीक है, Cu प्लस O2, इन दोनों का जो हमको जोड़ करके मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2CuO, और ये 2CuO यानी CuO क्या है हमारा, ये हमारा कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम के साथ ऐसा ही करें, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन करें तो हमको क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगा। ये देखिए, Al क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है, प्लस O2 इक्वल टू हमको क्या मिला, Al2O3। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इसके एग्जाम्पल्स। साथ ही हम ये देखते हैं कि जो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षार, जो अम्ल से भी अभिक्रिया करेंगे और क्षार से भी अभिक्रिया करेंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, उनको अभिक्रिया करके लवण तथा जल देंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, जब हम अम्ल एवं क्षार दोनों से अभिक्रिया करवा सकते हैं किसी धातु की, तो वो क्या होगा, हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड होगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि Al2O3 के साथ अगर हम 6HCl मिलाएं तो हमको क्या मिलेगा, AlCl3, ठीक है, मिलेगा, और इसके साथ क्या मिलेगा, पानी, हमारा पानी निकल रहा है, मतलब कि हमको पानी भी मिल रहा है साथ में। ठीक है, और इसी के साथ अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें तो वो हमको ये मिलेगा कि Al2O3 प्लस NaOH, यानी जो हमारा HCl था ये क्या था, अम्ल था, और NaOH क्या है, क्षार है। ठीक है, तो अब इन दोनों का हमने ये अभिक्रिया की तो हमको क्या मिला, NaAlO2, जो कि क्या है हमारा सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, अधिकांश धातु क्या होती हैं, ऑक्साइड जल में क्या होती हैं, अघुलनशील होती हैं, यानी ये जल में घुलती नहीं है। लेकिन जो इनमें से कुछ क्या है, जल में घुलकर क्या करते हैं, क्षार प्रदान करते हैं, जैसे कि Na2O के साथ अगर हम इसको जल में घोल दें तो हमको क्या मिलता है, पानी मिलता है। ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और देखते हैं इसमें आगे, देखते हैं कि जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या मिलता है। ठीक है, जो धातु पर क्या है, भाप की क्रिया होती है, तो हम ये देखेंगे कि उससे हमको क्या निष्कर्ष मिलता है। तो धातु और उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, जल मिला रहे हैं, तो हमको क्या मिलेगा, धातु ऑक्साइड मिलेगा, ये हम पहले देख चुके हैं, और प्लस हमको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया करके गैस तथा धातु, सॉरी, जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस करती हैं मुक्त, और क्या करती हैं, धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। जो धातु ऑक्साइड जल के साथ घुलनशील होते हैं, यानी जो हमारा धातु ऑक्साइड है अगर वो जल के साथ घुलनशील होगा, यानी जल में वो घुल जाएगा, तो जल में घुलकर क्या देंगे, वो धातु हाइड्रो ऑक्साइड देंगे। ठीक है, लेकिन सभी जो धातुएं हैं वो ऐसा नहीं करती हैं। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से ही समझते हैं कि जब
धातु प्लस जल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिलेगी। और साथ ही जो हम धातु ऑक्साइड के साथ फिर अगर जल की रिएक्शन करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, धातु हाइड्रो ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, शायद आप इस एग्जाम्पल से आप ठीक तरीके से समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। पोटेशियम और सोडियम क्या करती हैं, हमारी जल के साथ, ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। अभिक्रिया तेज तथा उष्मा सेपी होती है। कैसी होती है, उष्मा सेपी। उष्मा सेपी क्या होता है, ये आप मेरे साथ पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल क्या होता है, प्रज्वलित हो जाता है। प्रज्वलित हो जाता है मतलब ये क्या है कि सीधे ही जैसे हम इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो सीधे ही आग निकलेगी, यानी वो जल जाएगा जो हाइड्रोजन होगा। ठीक है, चलिए अब हम ये देखते हैं कि जब धातुएं हमारी अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या करती हैं, सतत लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। यानी अगर हम धातु के साथ तनु अम्ल मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक तो हमको लवण मिलेगा और साथ में हमको हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है, और इसके साथ हम अपना एक और पॉइंट देख लेते हैं। जब धातु लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या मिलता है। ठीक है, तो जब अन्य धातु लवणों के साथ के विलयन के साथ धातुएं अभिक्रिया करती हैं तो मेनली जो है कि अभिक्रिया धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था में क्या कर देती है, विस्थापित करती है। यानी इसमें यह है कि जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो रहेगा और जो नहीं रहेगा, जो कम पावरफुल होगा वो क्या करेगा, उसमें ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम सक्रियता श्रेणी देखते हैं कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है। ठीक है, तो सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में, कौन से क्रम में, अवरोही क्रम में रखा गया है। यानी जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगा वो सबसे ऊपर आएगा, इसके बाद जो कम होगा, कम होते जाएगा, वो नीचे को आएगा। ठीक है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित क्या आता है, विस्थापन के प्रयोगों के बाद। ठीक है, विस्थापन के प्रयोगों के बाद इनको क्या करते हैं हम, निम्न श्रेणी, जो अभी हम श्रेणी यहाँ पे देखते हैं, ये को विकसित किया गया है, जिससे क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। यानी जो सक्रियता श्रेणी ये क्या है, एक श्रेणी है, यानी जो ये सीरीज आपको यहाँ पे दिख रही है ये श्रेणी है। और इसमें क्या है कि हमने धातुओं को क्या कर रखा है, अवरोही क्रम में कर रखा है। यानी जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगा वो सबसे ऊपर आएगा, जो सबसे कम अभिक्रियाशील होगा वो सबसे नीचे आएगा। ठीक है, तो हम इस सीरीज को देख लेते हैं। तो सबसे अभिक्रियाशील, सबसे अधिक अभिक्रियाशील हमारा कौन सा है, पोटेशियम। पोटेशियम को हम के से डिनोट करते हैं, ना कि पी से। ठीक है, के हमारा पोटेशियम हो गया, Na क्या है, सोडियम, उसके बाद हमारा Ca यानी कैल्शियम, और Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम हो गया, Zn क्या है, जिंक हो गया। ये क्या हो रहा है कि घटते हुए क्रम में हम चल रहे हैं। ठीक है, यानी सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन था हमारा, पोटेशियम। ठीक है, Fe आयरन, Pb लेड, हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Hg मरकरी, Ag सिल्वर, और Au यानी गोल्ड। गोल्ड क्या है, सबसे कम अभिक्रियाशील है। ठीक है, इस श्रेणी में। तो यहाँ पे करते हैं अपने लेक्चर को समाप्त। अगले पार्ट में आप देखेंगे कि धातु एवं अधातु क्या करते हैं, कैसे अभिक्रिया करते हैं, और साथ ही में हम इस चैप्टर को अगले पार्ट में ख़त्म करेंगे। और धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है, धातुओं का निष्कर्षण क्या होता है, ये सब आप मेरे साथ अगले पार्ट में देखेंगे। तो वीडियो को पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही साथ बनाए रखें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।